साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम या मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में कि ये क्या होता है और इसमें कौन कौन से अंग है। अब और दोस्तों ये कैसे क्रिया करता है या इसकी क्रिया विधि क्या है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इसके अंगों की आंतरिक संरचना के बारे में बताऊंगा और वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मैं ये बताऊंगा। तो दोस्तों जो मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि उत्सर्जन क्या होता है। तो दोस्तों जो अपना शरीर है उसमें जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है उनके फलस्वरूप जो प्रोटीन और एमिनो एसिड्स का जब अपना शरीर डाइजेस्ट करता है तो एक को प्रोडक्ट या अपशिष्ट रूप में दोस्तों अमोनिया निकलती है। तो उस अमोनिया को अपना शरीर कैसे बाहर निकाले, उसका कैसे वो उत्सर्जन करें, कैसे उसका इमिशन करें, उसको ही दोस्तों उत्सर्जन बोलते हैं। अब जो अमोनिया को उत्सर्जन करने की अलग अलग जीव अलग अलग तरह से इसका उत्सर्जन करते हैं अलग अलग रूप में। तो उस आधार पे यहाँ पे तीन प्रकार के प्राणी होते हैं। पहले होते हैं अमीनोटेलिक। दोस्तों अमीनोटेलिक प्राणी होते हैं जो अमोनिया का जो उत्सर्जन है वो जल की उपलब्धता के आधार पे किया जाता है। उसी प्रकार से इन जीवों को बांटा गया है। जो जीव अमोनिया को सीधे ही जल के अंदर अमोनिया के रूप में ही उत्सर्जन करते हैं, यानी नाइट्रोजनी अपशिष्ट अमोनिया का किसके रूप में उत्सर्जन करेंगे, अमोनिया के रूप में ही, तो वो अमीनोटेलिक कहलाएंगे। वो कौन कौन से हैं, वो है पोरीफेरा, कुछ एनेलिड्स, जलीय आर्थ्रोपोड और अलवणीय जलीय मछलियां। ओके, और मोलस्कन, यानी आर्थ्रोपोडा में जलीय आर्थ्रोपोडा जैसे झींगा मछली है, मोलस्कन में जैसे स्नेल्स आ गए, और एनेलिड्स जैसे और पोरीफेरा। तो ये क्या करेंगे कि अपने जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है उसका सीधे अमोनिया के को पानी के अंदर छोड़ देंगे और अपना एक्सेस्ट्रेशन कर देंगे। अब यूरियोटेलिक में क्या होता है दोस्तों, कुछ जीव क्या करते हैं, जो अमोनिया है उसको यूरिया के अंदर चेंज कर देते हैं अपने लीवर के अंदर। तो ये होते हैं एक तो स्तनधारी, एनेलिडा और कार्टिलेज फिशिज और उभयचर या एम्फीबियन। तो दोस्तों ये क्या करते हैं कि अमोनिया को किस में बदल देंगे, यूरिया के अंदर, और फिर उसका उत्सर्जन कर देंगे। इसके लिए दोस्तों इसकी जल की आवश्यकता तो होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी अमीनोटेलिक को थी, यूरिकोटेलिक। दोस्तों इसमें यहाँ पे जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है वहाँ पे यूरिकोटेलिक प्राणी मिलते हैं। जैसे भूस्थल के अंदर वो क्या करते हैं कि जो अमोनिया है उसको यूरिक एसिड के रूप में चेंज कर देते हैं। जैसे एवीज है, रेप्टिलिया है, ये क्या करते हैं कि बीट के रूप में, मतलब बीट के रूप में ये उत्सर्जन करते हैं, यानी मल और मूत्र दोनों का एक साथ ही उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि पानी की बहुत कमी होती है तो ये पानी को बचाने के लिए ऐसा करते हैं और ये यूरिक एसिड के रूप में इसका उत्सर्जन करते हैं। अब हम आ जाते हैं सीधे मानव उत्सर्जन तंत्र पे। तो दोस्तों जो मानव उत्सर्जन तंत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है कि उसमें से दो किडनी होती है और यहाँ पे दोस्तों क्या होती है, ये एक वेन वेन आती है और यहाँ पे एरोटा, यानी जो प्योर ब्लड को ले जाने वाली और इम्प्योर ब्लड को लाने वाली। और ये जो दिख रही है यहाँ पे, ये जो उससे जो जितना भी यूरिन इकट्ठा हुआ है उसको लाके यहाँ पे ब्लेडर में एकत्रित करते हैं और उसके बाद से यूरेथ्रा के द्वारा उसको अपने शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के निम्न अंग होते हैं। पहला होता है किडनी या वृक, मूत्रवाहिनियां या यूरेटर्स, मूत्राशय या यूरिनरी ब्लेडर और मूत्रमार्ग या यूरेथ्रा। इस प्रकार करके इसमें बिल्कुल चार भाग होते हैं। तो पहला भाग होता है वृक। तो वृक क्या होते हैं, ये मनुष्य में एक जोड़ी वृक मिलते हैं और ये क्या होता है, जो अपनी जो उदर गुहा है उसके पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड या स्पाइनल कॉर्ड के इसके दोनों ओर स्थित होते हैं। और जो दायां वृक होता है वो बाएं वृक से कुछ आगे होता है। क्योंकि ये आगे होता है थोड़ा सा, उसका कारण ये है कि यहाँ पे एडिनल ग्लैंड की वजह से ये थोड़ा सा आगे खिसका हुआ अपने को दिखाई देता है। और ये उदर गुहा से एक पेरोटेनियम मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ओके दोस्तों, अब मानव के जो किडनी होती है वो गहरे लाल रंग की होती है और सेम के बीज के आकार की दिखाई देती है। सेम का बीज होता है कुछ इस तरह के। और दोस्तों इसकी जो बाहरी तल है, बाहरी तल उत्तल होता है और
भीतरी तल अवतल होता है और उस अवतल तल में ऐसे यूं करके गड्ढा रहता है जिसको हाइलम बोलते हैं, और इससे ही जितनी भी वाहिनिकाएं हैं, धमनी है, वो सारी इसी भाग से जुड़ी हुई थी बाहर निकली रहती है। अब मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी क्या है? ये वृक्क की नाभि से मोटी पेशीय भित्ति की बनी लंबी संकरी नलिका होती है, इसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। और मूत्रवाहिनी मूत्रवाहिनी का वृक्क में स्थित भाग चौड़ा होता है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा कीव नुमा, जिसको क्या बोलते हैं? वृक्कसोनिया पेल्विस। आप याद रखें क्योंकि आगे याद है। तो कहाँ होता है पेल्विस? यानी किडनी से जुड़ा हुआ मूत्रवाहिनी का भाग। मूत्राशय, यह थैले के समान एक पेशीय संरचना है जिसमें मूत्र का स्थायी रूप से संग्रह किया जाता है। और दोस्तों इसकी जो भित्ति होती है वो उसमें 3 लेयर्स होती है, ऐसे करके जो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ऐसे करके 3 लेयर होती, ऐसे 1 2 और ये। तो ये जो दोस्तों ऐसे करके 3 लेयर होती है, इस लेयर को बोलते हैं सिरोसा, इसको बोलते हैं एरेकिथ या रेखित पेशियों से, चिकनी पेशियों से बनी हुई। और ये अंदर वाली होती है म्यूकस या श्लेष्मिक स्तर। यानी इसके 3 स्तर हो गए। ओके, यानी बाह्य स्तर ये पेरिटोनियम से बना सिरोसा स्तर कहलाता है। मध्य स्तरीय रेखित पेशियों का चिकनों को बनाता है। और आंतरिक स्तरीय श्लेष्मिक स्तर। अब ये आंतरिक जो वो श्लेष्मिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी यूरिन इकट्ठा होता है उसमें यूरिया रहता है, तो यूरिया क्या करता है कि इसकी जो भित्ति है या इसकी जो दीवार है, वॉल है, उसको गला सकता है। इसलिए यहाँ पे श्लेष्मा का हमेशा सिक्रेशन होता रहता है ताकि वो जो अपने दीवार को नहीं गला सके। ओके। और मूत्राशय में एक बार में 700 से 800 मिली मूत्र एकत्रित रहता है। और जब ये पूर्ण रूप से भर जाता है तो अपने को मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है। अब जो मूत्राशय की ग्रीवा, यूरेथ्रा की ग्रीवा है, वो एक पतली नलिका निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। जैसे जैसे अपना ब्लैडर हो गया, तो यहाँ से ऐसे करके निकलती है नलिका, उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। और यूरेथ्रा में क्या होती है? एक अवरोधिनी पेशी होती है जो कसकर इसको बंद किए हुए रहती है, और जब ये शिथिल हो जाती है तो अपने को यूरिन के लिए जाना पड़ता है। अब अपन ये तो होगी इनके बारे में चर्चा, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है किडनी और किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर। क्योंकि वही सारा कुछ जो भी यूरिन है, जितनी भी इम्प्योरिटीज है ब्लड को, वही उसका फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो वो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखते हैं। तो जो किडनी है, किडनी के क्या है? किडनी 2 भागों में बटी हुई रहती है, कोर्टेक्स और मेडुला में। जो कोर्टेक्स है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला जिसको मैंने ब्लू कर दिया, ये वाला हिस्सा कोर्टेक्स कहलाता है। जबकि जो अंदर आपको पिरामिड दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये है मेडुला। अब ये क्या है, एक बार अपन पढ़ लेते हैं। तो जो वल्कुट या कोर्टेक्स एक गहरे लाल रंग का वृक्क का बाहरी भाग है। इसमें मेल पीगिका, स्मीपस्थ कुंडित नलिका पीसीटी और दूरस्थ कुंडित नलिका डीसीटी पाए जाते हैं। आप एक बार के लिए इन तीनों को जरूर याद रखें कि कौन कौन से हिस्से पाए जा रहे हैं। कोर्टेक्स में मेल पीगी बॉडी, स्मीपस्थ कुंडलित नलिका यानी पीसीटी और दूरस्थ कुंडलित नलिका डीसीटी, ये कहाँ मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं अपनी किडनी के कोर्टेक्स वाले हिस्से में। और क्या हो रहा है कि जो मेल पीगी की जो अधिकता है, इसके कारण ये क्या दिखाई देता है? कणिकीय दिखाई देता है। और वल्कुटीय भाग के कुछ संकरे उभार उभार निकलते हैं, यानी इन नलियों के ही, वो क्या होते हैं? थोड़ा मेडुला वाले भाग में धसे रहते हैं, जिनको बट्टिनी के स्तंभ बोलते हैं। अब मेडुला का है, ये वृक्क का भीतरी भाग है। और इसमें कौन कौन से हिस्से हैं? तो हेलने का लूप और एक संग्रह नलिका। अभी ये क्या है, मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, एक बार आप इनके नाम याद रख लें। अब जो मध्यांश के जो बाहरी भाग में जो बट्टिनी के जो स्तंभ जो धसे हुए थे ना वहां पे, वो क्या है? वो शंक्वाकार उभार के रूप में दिखाई देते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ मान लो ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। और ये पिरामिड क्या होते हैं कि ऐसे सारे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं आपको सीधा डायग्राम पे ले चलता हूँ, ये अब ये सारे क्या करते हैं, ये दिखाई दे, ये जाके यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ जाके ये सारे के सारे इनसे जो कुछ ट्यूबल्स निकल रही है, वो सारी की सारी कहाँ खुल रही है? केलिक्स में। और वो केलिक्स फिर कहाँ खुल रहा है? पेल्विस में। पेल्विस क्या है? जो वृक्क श्रोणी है या मूत्राशय का जो कीपाकार भाग है चौड़ा वाला, उसमें जाके खुल रही है। ओके, तो पेल्विस में जाके ये खुलते हैं। ओके। अब देखो जो वृक्क नलिकाएं, यानी वृक्क नलिका क्या कहलाती है?
कि जो मेलपीगी, समीपस्थ कुंडली नलिका, हेलनेका लूप, दूरस्थ कुंडली नलिका और संग्रह नलिका, ये सभी एक, और वासा रेक्टा, ये सारे के सारे क्या है, ये एक ही हिस्सा है जो कोर्टेक्स से होते हुए मेडुला में आ रहा है। यानी ऐसे करके ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये वाली, ये पूरी की पूरी क्या है, ये वाली, ये पूरी एक नेफ्रॉन कहलाती है। और ये कैसे लगी हुई रहती है, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मेलपी की बॉडी। यानी यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से कि भाई ये मेलपी की बॉडी यहाँ पे बनी हुई है, फिर यहाँ से यूं करके, और यहाँ से ये जो स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं वो इन्हीं से ही बने हुए हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं नेफ्रॉन पे। तो नेफ्रॉन की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। जब भी आप पूछे कि भी इसकी यूनिट क्या है वृक्क की, तो वो है नेफ्रॉन। और मनुष्य के जो किडनी है उसमें लगभग 10 से 12 लाख की मही नलिकाएं पाई जाती है। और ये क्या करती है, ये रक्त को छान कर नाइट्रोजनी अपशिष्ट को अलग करती है और यूरिन का निर्माण करती है। अब प्रत्येक वृक्क नलिका, मैंने बताया ना कितने भाग होते हैं, 6 भाग हो गए। देखो, मेल पिगी बॉडी, प्रोमेक्सिकल कॉन्वेलेटेड ट्यूबल्स, अब इसका शॉर्टकट नाम पीसीटी याद रखेंगे। हेलने लूप और दूरस्थ कुंडली नलिका डिजिटल कोवलेटेड ट्यूबुलल, इसको हम डीसीटी से याद रखेंगे। यानी पीसीटी और डीसीटी, संग्रह नलिका और वासा रेक्टा। अब देखो मेलपी की इकाई क्या है। मेलपी की इकाई क्या होती है कि ये प्रत्येक वृक्क नलिका का अग्रभाग मेलपी की इकाई कहलाता है। यानी जहां से शुरू हो रही वो अग्रभाग क्या कहला रहा है, अपना मेलपी की बॉडी। और मेलपी की बॉडी पे दो भागों से मिलकर बनी है, बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल और केसिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। अब देखो, ये जो हिस्सा है ये क्या है, बोमन संपुट है। और ये जो हिस्सा है ये क्या है, ग्लोमेरुलस। अब देखो ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। कि जो बोमन कैप्सूल है ये नेफ्रॉन की प्यालेनुमा संरचना है। ये भी एक तरह, ये नलिकाएं हैं जो प्यालेनुमा संरचना बना रही हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस धसा हुआ रहता है। ओके, बोमन संपुट की जो भित्ति है वो उसका द्विस्तरीय होती है, वो सल की उपकला से बनी हुई रहती है। इनको पोडोसाइट बोलते हैं। और पोडोसाइट के प्रवर्ध रुधिर कोश केशिकाओं की भित्तियां मिलकर एक महीन ग्लोमेरुलस झिल्ली का निर्माण करती है। अब इस झिल्ली में क्या होते हैं, अनेक छिद्र होते हैं, इसलिए क्या होती है, पारगम्य होती है। अब केसिका गुच्छ ग्लोमेरुलस क्या है, देखो बोमन सपोर्ट की गुहा में क्या हुआ कि जो वृक्क की जो धमनी है या एरोटा आई ना, जो एरोटा, तो एरोटा क्या आई, अभिवाही धमनी 50 शाखाओं में विभक्त होकर कोशिका गुच्छ बनाती, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब वृक्क की धमनी भी दो भागों में बट गई। जो अभिवाही है, जो अभिवाही यानी जो अपनी अफेरेंट है, जो अफेरेंट है वो कहलाती है जो अभिवाही धमनी का, वो तो रुधिर लाती है। और जो एक्सेरेंट है अपवाही, वो रुधिर को बाहर ले जाती है। बस आप ये दो जरूर याद रखिए, ये वाली रुधिर को लाई और ये वाली रुधिर को ले गई। ये ध्यान रखें आप, कहाँ आई वो, ग्लोमेरुलस के अंदर या बोमन स्फुटिका के अंदर, अपवाही धमनी और अभिवाही, इनका आगे बहुत यूज होगा, आप ये याद रखें। ओके, यहाँ के ये क्या क्या इन्होंने, यहाँ के बहुत सारी ब्रांचेज में ऐसे करके एक गुच्छा बना लिया। लेकिन ये वाला हिस्सा, ये तो अभिवाही का जो रक्त लेके आई, और ये अपवाही जो ब्लड को वापस लेके गई, यानी इफेरेंट और एफेरेंट। और फिर जो ये हिस्सा जुड़ा हुआ है बोमन समुद्र, वो है पीसीटी का। ओके, देखो हो गया ना। अब हम चलते हैं सीधा सीधा पीसीटी से। जो ग्लोमेरुलस के ग्रीवा से पीछे लंबी मोटी व कुंडलित नलिका निकलती है, यह घनाकार उपकला से ढकी रहती है तथा इसे आंतरिक किनारों पर अनेक सूक्ष्माकुर ब्रूस बॉर्डर बनाते हैं। देखो, कहने का मतलब ये कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, नेफ्रॉन ने बहुत सारा ऐसे एक प्यालिनुमा संरचना बनाई। उसके अंदर क्या हुआ, अपने जो ब्लड की जो धमनी वो आई, उसने यहाँ ग्लोमेरुलस बनाया। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा ये क्या कहला रहा है, ये है पीसीटी। अब पीसीटी, पीसीटी ओके, ये हो गया पीसीटी हिस्सा, क्या कहलाया, पीसीटी कहलाया। अब क्या हुआ, इसके अंदर अनेक ब्रूस बॉर्डर होते हैं। आप याद रखें, पीसीटी के अंदर बहुत ब्रूस ऑर्डर होते हैं जो पुनः अवशोषण का कार्य करते हैं। यानी वहां से क्या हुआ, कुछ ब्लड वापिस देखो, थोड़ा सारा तो बोमन सपुंड के अंदर जो मैं कह रहा हूँ प्रवर्ध मिलते हैं, वहां पे उन्होंने सारा थोड़ा बहुत अवशोषण कर, लेकिन कुछ भाग बचे, तो वापिस वो ब्लड इसके अंदर आता है। तो यहाँ से भी कुछ पुनः अवशोषण, मतलब जो अब क्या हुआ, यहाँ से यूरिन निकल के आ रहा है, ये आप याद रखें। जो ब्लड तो क्षण गया वहीं के वहीं, मतलब ब्लड का जो भी निशंदन या फिल्टरेशन है वो तो ग्लोमेरुलस के अंदर हो गया। ओके, लेकिन अब यूरिन जो बह के, जो यूरिन वहां से निकला वो अब आया है स्मीपस्थ में या पीसीटी में आया। ओके, पीसीटी में अब उसका वापस थोड़ा सा जिसको अपन बोलते हैं वापस फिल्ट्रेशन होगा, कि उसमें से कुछ ग्लूकोज है, सोडियम है,
उनका वापिस यानी मेनली तो वाटर का यहाँ पे वापिस वाटर को थोड़ा बहुत यहाँ पे उसका अवशोषण कर लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है इसके जस्ट नीचे हेनले लूप। ओके, अब हेनले लूप क्या है? ये एक यू आकृति की नलिका, ये जो यू आकृति की नलिका आपको दिखाई दे रही यही है हेनले लूप। तो हेनले लूप में इसको दो भुजाएं, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। अवरोही भुजा क्या है? सल की उपकला से रहती है, और आरोही भुजा क्या है? घनाकार उपकला से बनती। अब देखो वापस आई पीसीटी डीसी। डीसीटी क्या है? जो हेनले लूप की जो आरोही भुजा है वो दुरुस्त नलिका में होती है। यानी क्या है कि ये जो यहाँ से जो पीसीटी से जो चीज आ रही है वो तो अवरोही भुजा है, और यहाँ से ये जाके जो डीसीटी में जो खुल रही है वो आरोही भुजा है। ओके, अब क्या हो रहा है कि आरोही भुजा कहाँ खुल रही है? दुरुस्त में। अब यहाँ देखो हेनले लूप का क्या कार्य है? सोडियम ग्लूकोज और इनका अवशोषण। अब डीसीटी क्या है? ये वलकुट भाग में स्थित होती है। डीसीटी भी घनाकार उपकला द्वारा आश्रित रहती है, लेकिन इसमें सूक्ष्म अंकुर नहीं पाई जाती, कुछ भी नहीं करती। ये क्या करती है कि ये इसमें सारा यूरिन आता है। अब यूरिन कहाँ गया? यहाँ पे आया पहले तो डीसीटी में, डीसीटी से संग्रह नलिका में गया, संग्रह नलिका से कहाँ गया? जो सबसे बड़ी संग्रह नलिका है बेलिनयी की वाहिनी। अब बेलिनयी की वाहिनी कहाँ खुली? सीधी पेल्विस में या वृक्क में, और वहां से कहाँ चली गई? वो सीधा सीधा मूत्रवाहिनी में होती हुई मूत्राशय में वो यूरिन चला जाएगा। अब वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या है कि जो ग्लोमेरुलस से जो निकलने वाली अपवाही धमनी है, यानी ये जो वाली धमनी है, ये जो आपको दिख रही है ना रेड वाली, इसमें जो आपको रेड वाली जो दिख रही है, ये क्या हुआ? यहाँ पे देखो ब्लड है। अब ब्लड भी यहाँ से चलेगा तो ये वापस क्या होगी? इसी हेल ने लूप और दूरस्थ नलिका के लिपटती हुई ये वापस कहाँ चली जाएगी? अपने हार्ट के अंदर ये जाएगी। तो ये वासा रेक्टा क्या है? वासा रेक्टा क्या है? जो अपवाही धमनी जो कि अपने शुद्ध ब्लड को हार्ट के अंदर ले जा रही है, वो क्या कहलाती है? वासा रेक्टा। और ये यू आकार की संरचना बनाती। इस प्रकार दोस्तों ये हो गई पूरे के पूरी वृक्क या अपने उत्सर्जन तंत्र की संरचना। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।